हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मयंक कश्यप, योर फिजिक्स टीचर। आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैथ इन फिजिक्स में। हमने प्रीवियस वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन में हमने आपको, या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फैथ इन फिजिक्स का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं वहाँ पे दिया हूँ, जहाँ से बहुत लोग उसमें ज्वाइन भी किए हैं, जहाँ से आप जो नोट्स है, जो असाइनमेंट्स है, डेली प्रैक्टिस सीट, वो आप असेस कर सकते हैं और वहाँ से आपको दिखा भी होगा। तो जो प्रीवियस डे का जो हमने डेली प्रैक्टिस सीट दिया था, सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे अपने टॉपिक में बढ़ेंगे। देखते हैं हम पहला क्वेश्चंस क्या था। हालांकि क्वेश्चंस बहुत आसान था, फिर भी देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन था, जो पिछले दिन हमने जो डेली प्रैक्टिस सीट दिया था, जो सीट प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें 5 क्वेश्चंस था। पहला क्वेश्चन था कि P और Q 2 पॉइंट है जिसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन, 10 मिलियन है ना, तो 1 मिलियन मीन्स 10 का पावर 6, तो 10 मिलियन मीन्स 10 इंटू 10 का पावर 6, इतना इलेक्ट्रॉन्स हैं पास कर रहा है। किधर से किधर? P से Q की ओर। कितने सेकंड में? 1 माइक्रो सेकेंड में, यानी 10 का पावर -6 सेकेंड में। तो पूछ रहा है करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है P से Q की ओर, तो करंट किधर होता है? जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? P से Q की ओर। चूंकि ये निगेटिव चार्ज है तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? Q से P की ओर, Q से P की ओर। अब हम निकालते हैं क्या? मैग्नीट्यूड। तो I बराबर क्या होता है? Q बाई T, और ये कितना होता है? NE बाई T। N कितना है हमारा? N है हमारा 10 का पावर 7। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 बाई टाइम कितना है हमारा? 10 का पावर -6 सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.6 इंटू, ये ऊपर जाएगा 13 और ये हो जाएगा 10 का पावर -6। और हम देख सकते हैं हमारा एक ऑप्शन है सी ऑप्शन, 1.6 इंटू 10 का पावर -6 Q से P की ओर। तो पहला का आंसर हमारा ये आया। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम Q टू P। जो हम अभी तक पढ़े हैं, सीखे हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 एम्पेयर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन। तो आपको मालूम है, मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज कंस्टिट्यूट्स 1 एम्पेयर करंट, है ना। और यहाँ पे दिया भी है पर सेकेंड में, इन 1 सेकेंड में, है ना। तो आपको याद होगा कि हम आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं, जबकि मैंने ये कराया भी है कि करंट हमारा 1 एम्पेयर है, टाइम हमारी कितनी है? 1 सेकेंड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। I बराबर Q बाई T होता है, NE बाई T। देखो मैं ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन ताकि आपको लगे कि नहीं हम कैसे करते हैं प्रोसेस वाइज, इसीलिए हम आपको इतनी पूरा सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ। और 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और जब आप n करेंगे 1 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और ये हमारा आ जाएगा 6 इंटू 10 का पावर 18। ये जो हम जानते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा कि किसी इस टाइप का भी हमने क्वेश्चंस
का पिछले वाले वीडियो में हमने किया था और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी दिया था। सारे लोग से बन गया होगा जिन लोगों ने भी ये बनाने की कोशिश करी होगी। फिर भी मैं इसका आपको अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं उनको फिर से समझाता हूँ। क्वेश्चन है कि किसी वायर में जो करंट पास कर रहा है इज गिवन बाय द इक्वेशन I = 2t² - 3t + 1। बोल रहा है कि चार्ज निकालना है जो किससे कितने टाइम में पास कर रहा है, 3 से 5 सेकेंड। आप बताओ यहाँ पे जो करंट पास कर रहा है वो कैसा करंट है, कांस्टेंट करंट है कि वेरिएबल करंट है? आपको देख के पता चल रहा है ये वेरिएबल करंट है। जब भी करंट वेरिएबल होता है तो चार्ज कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ I dt फ्रॉम t1 to t2, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2t² - 3t + 1 इंटू dt फ्रॉम t1 कितना, तो टाइम हमारा 3 से 5 सेकेंड्स तक। और अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Q = इंटीग्रेशन प्लस माइनस पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2t² dt फ्रॉम 3 to 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3t dt फ्रॉम 3 to 5 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 3 to 5। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, t² को t³ / 3 और कहाँ से कहाँ तक, 3 से 5 तक, माइनस हम लिख सकते हैं 3t² / 2 कहाँ से कहाँ तक, 3 से 5 तक, t और कहाँ से कहाँ तक, 3 से 5 तक। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए हम क्या करेंगे फिर, Q = 2/3, t का Q यानी 5 का Q यानी 125 माइनस 3 का Q यानी 27 माइनस 3/2, और ये क्या है हमारा t² यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 5 - 3। हम ऊपर के लाइंस मिटा रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है इस तरह क्वेश्चंस किए हैं हम लोग, इसमें क्या है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिख रहा है, यहाँ से हम लिख सकते हैं Q = 2/3 इंटू 125 माइनस 27, हम लिख सकते हैं 98 माइनस 3/2 इंटू 16 है ना, प्लस 2। इन 98 3 से कटेगा नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं कटेगा, कट सकता है ऐसा नहीं है। हम लिख सकते हैं इसको Q = 2 8 जा 16 196/3 और ये हो गया माइनस 24 प्लस 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, है कि नहीं। कैसे करेंगे, हम इजीली कर सकते हैं। आप इसका डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। कैसे करोगे आप, 3 196 माइनस 72 प्लस 6। आप चाहें तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 196 माइनस 72 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, एंड इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा -66, हाँ 196, तो -66 और 196 ये हो जाएगा बाई 3 130/3, ये लगभग आएगा 3 2 43.33। इस तरीके का हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन जो था हमारा कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था कि ए करंट इन अ वायर इज गिवन बाय इक्वेशन I = 2t² - 3t + 1। चार्ज निकालना था 3 से 5 सेकंड में, हमने इंटीग्रेट किया, सिंपल सॉल्व किया, आंसर आया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
क्या है कि वो भी ऐसा ही है कि जो करंट पास कर रहा है वो भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि करंट इन अ वायर वेरीज एच 4 + 2t। ये दिख रहा है करंट वेरिएबल है और इसमें निकालना है टाइम 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि एक वायर में करंट वेरी कर रहा है विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन I = 4 + 2t where I is in ampere and t is in second, quantity of charge which has to be passed through a cross section of the wire during the time 2 सेकेंड to 6 सेकेंड। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। हमें मालूम है, दिख रहा है करंट वेरिएबल है, तो चार्ज कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ I dt फ्रॉम t1 to t2 यानी 2 to 6 यानी 4 + 2t dt 2 to 6। अब ये यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे q = हम लिखेंगे 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt 2 to 6 और ये 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t dt 2 to 6 और यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन ऑफ dt t 2 to 6 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t dt t² 2 to 6। आगे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा q = 4 × 6 - 2 प्लस 2 × 2/2 × 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 × 4 प्लस 36 - 4 कितना होता है? 36 - 4 होता है 32 और ये हो जाएगा 16 + 32 = 48 कूलम। बहुत ही आसान हमारा क्वेश्चन है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इस टाइप का भी हम लोग देखे थे। वो क्या बोलता है कि क्वेश्चन है हमारा कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है हमारा 0.72 एंगस्ट्रम है। बोल रहा है कि 9.4 × 10⁻18 रिवॉल्यूशन बना रहा है 1 सेकेंड में। तो तुम्हें मालूम है कि 1 सेकेंड में जो रिवॉल्यूशन है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यही क्या कहलाता है हमारा? फ्रीक्वेंसीज। यही क्या कहलाता है हमारा? फ्रीक्वेंसी। यानी कि इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हमें फ्रीक्वेंसी मालूम है, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, ठीक है। आपको निकालना है करंट। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट करंट एक रिवॉल्यूशन में। तो एक रिवॉल्यूशन में इक्विवेलेंट करंट क्या होगा? चार्ज बाई टाइम, और चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है और टाइम कितना, एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम पीरियड। आपको मालूम है कि E × 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो E × फ्रीक्वेंसी। हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी हमें पता चल गया। हम यहाँ पे E की वैल्यू डालेंगे 1.6 × 10⁻19 और फ्रीक्वेंसी 9.4 × 10⁻18। यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। 16 4 जा 64 और ये 16 9 जा 144 और 6 150 15.04 × 10⁻⁻1 एम्पेयर और ये लगभग 1.5 एम्पेयर के बराबर हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, करंट डेंसिटी।
सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि करंट तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, बट उसके पास डायरेक्शन है ना, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग या तब एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करा गया है ना, और उसका नाम दिया गया करंट डेंसिटी। तो सबसे पहला करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका उस डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है। इसका डेफिनेशन बेसिक क्या बोला गया? इसका बेसिक डेफिनेशन बोला गया, इसको डिनोट करते हैं जे से, और इसका बेसिक डेफिनेशन बोला गया कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, मतलब अगर एक वायर सोचो जिसमें करंट आई पास कर रहा है और इसका एरिया ए, मतलब एरिया वेक्टर मान लो इधर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया आई बाई ए। तो इस केस में क्या कहा गया? आई बाई ए। हम यहाँ देख सकते हैं जिधर करंट है उधर ही एरिया वेक्टर है, या जो क्रॉस सेक्शन है ये वो जिधर करंट है उसके नॉर्मल है। तो जे को ऐसे डिफाइन किया, ऐसा ही डिफाइन ही किया गया है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, जहाँ पे एरिया क्या होना चाहिए, यानी कि जो प्लेन यानी जो क्रॉस सेक्शन है वो करंट के परपेंडिकुलर, या कह सकते हैं एरिया वेक्टर करंट के एलोंग होना चाहिए। किसके एलोंग होना चाहिए एरिया वेक्टर? करंट के एलोंग। ठीक है, अच्छा। और ये जो फिर उसके बाद आता है कि भाई आप ही ने बोला कि करंट डेंसिटी वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो हमेशा इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या करंट के ही डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि करंट इसमें फ्लो कैसे किया होगा, तो करंट ऐसे फ्लो किया होगा कि जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट किए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया होगा, तो करंट निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्टर में फ्लो किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कह सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है इज इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल या इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल बोलो। आज दूसरा बात, और अब हम केस लेते हैं एक और केस, कि जब हमारा जो क्रॉस सेक्शन है, या यूँ कह सकते हैं जो एरिया वेक्टर है, पहले ये तो ऐसा था, ये यानी एरिया वेक्टर क्या था? करंट के डायरेक्शन में, लेकिन अभी हम एक ऐसा केस लिए जिसमें एरिया वेक्टर करंट के डायरेक्शन में नहीं था। कुछ इस तरीके है ये एरिया वेक्टर, ऐसे, यानी कि अब ये है इसका ये प्लेन कुछ इस तरीके से, ये क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से है, ऐसा है ना, और एक करंट फ्लो कर रहा है, और ये और इसके बीच का एंगल थीटा है। मतलब इसको दिखाएं ऐसा और ऐसा, ये एंगल थीटा, और हमारा एरिया वेक्टर इधर ही, ये वाला। आप बताओ इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? ए ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? मैग्नीट्यूड ए ही, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना था? ए। उसी वायर का हम ऐसा सोच रहे हैं कि जब इस तरीके से ना होके थोड़ा ऐसा हो कुछ एंगल पे। तो आप बताओ हमको यहाँ पे जो ए लेते हैं करंट डेंसिटी में, करंट बाई एरिया में, वो कौन सा एरिया होता है? वो एरिया जो करंट के डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे करंट किधर है? इधर, और इधर है एरिया, ऐसा एरिया वेक्टर इधर। तो करंट के डायरेक्शन में एरिया कौन सा कंपोनेंट है? ए कोस थीटा, इस डायरेक्शन में ही है ना। यहाँ पे हम जे को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? जे को करंट बाई एरिया, लेकिन एरिया कौन सा? वो एरिया जो करंट के डायरेक्शन में हो। तो हम लिख सकते हैं आई बाई ए कॉस थीटा। तो ध्यान रहे हमारे पास दो फॉर्मूला आता है, एक जे बराबर आई बाई ए, ये तब जब एरिया नॉर्मल हो करंट के, या यूँ कह सकते एरिया वेक्टर करंट के डायरेक्शन में हो। तो ये फॉर्मूला, क्योंकि हम ऐसे ही डिफाइन किए हैं कि जे इक्वल्स टू आई बाई एरिया
ऑफ क्रॉस सेक्शन किधर, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या एरिया वेक्टर है ना एलोंग द करंट। दूसरा, जब नॉर्मल नहीं हो उस केस में, यानी कि जब ये जो एरिया नॉर्मल नहीं हो करंट की, या उसको दूसरा शब्द ये कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया वेक्टर है वो करंट के डायरेक्शन में नहीं हो, तब कुछ इस तरीके से हम करंट डेंसिटी को लिखेंगे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जे कॉस थीटा इक्वल्स टू आई, और हम इसी को लिख सकते हैं जे डॉट ए इक्वल्स टू आई, यानी कि करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही हमारा क्या है, करंट है। इधर से फिर से पता चल गया कि जो हमारा करंट है वो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। हम इसमें और कुछ देख सकते हैं, छोटे एरिया के लिए अगर हमको करंट निकालना हो तो जे डॉट डी करेंगे और उसका फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, हमारा इस तरीके से आई भी निकल जाएगा, है कि नहीं, समझ में आया होगा। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे और छोटा छोटा चीज़ देखेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है कि करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया, एरिया मतलब नॉर्मल टू करंट, या यूँ कह सकते हैं ये जब ये क्रॉस सेक्शन करंट के नॉर्मल है तो एरिया वेक्टर क्या है, करंट के डायरेक्शन में है। जब एरिया करंट के नॉर्मल ना हो उस केस में हम क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे, वो कंपोनेंट जो करंट के नॉर्मल हो। तो यहाँ पे आई बाई ए कॉस थीटा, या इसको कंपोनेंट के टर्म में बात करें तो इसका ये वेक्टर के टर्म में, तो वो कंपोनेंट लेंगे जो कंपोनेंट क्या हो, करंट के डायरेक्शन में हो। तो ये हमारा, तो भी हमारा ऐसा ही है, जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा। हम इसी चीज़ को जे कॉस थीटा इक्वल्स टू आई भी लिख सकते हैं, या जे डॉट ए इक्वल्स टू आई भी लिख सकते हैं। अगर ये एरिया स्मॉल एरिया लेके बात करें तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए लिखेंगे। ये बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब एक तो जे बराबर आई बाई ए और दूसरा जे इक्वल्स टू आई बाई ए कॉस थीटा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई को जे डॉट ए। जे भी कहाँ है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी वेक्टर होता है। किसी को तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, एरिया वेक्टर को लेके नहीं समझ में आ रहा हो, अगर उसको लेके कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि सर आप बताओ एरिया कैसे वेक्टर है, मैं बताऊंगा। अगर ये टॉपिक के कॉन्सेप्ट थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा हो एरिया वेक्टर को लेके, आप कमेंट में ज़रूर डालना कि सर हमें एरिया वेक्टर में प्रॉब्लम है, हम उसको तुरंत बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें और छोटा छोटा चीज़ देखते हैं। देखिए क्या देखते हैं, बताता हूँ मैं। अब ये भी हम लोग देखें कि जे बराबर क्या, आई बाई ए। ये कब, जब एरिया क्या हो, नॉर्मल हो करंट की। ये कब, जब एरिया करंट के नॉर्मल नहीं हो और थीटा एंगल बना रहा हो करंट के साथ, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, तो देखो एसआई यूनिट ऑफ जे कैसे लिखेंगे, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, और पर यूनिट एरिया तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, सो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पेयर के जगह पर एम्पेयर और मीटर स्क्वायर की जगह पर एल माइनस। तो ये डायरेक्ट क्या है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला जे का। हम इस पे इसको आप लोग सभी कोई इन वीडियोस को देखेंगे। हम समझ रहे हैं कि कहीं एरिया वेक्टर को लेके थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो कहीं, आप हमें नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको दूर करूँगा, तभी जब आप कमेंट में मेंशन करेंगे कि हमें एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है एरिया वेक्टर को लेके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अभी तक जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, कहीं पे किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम आता हो, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा हमारा, सर ये प्रॉब्लम हो रहा है आप बता दो फिर से। दूसरा चीज़, डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक देते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल का, ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप का। इसलिए देते हैं हम ताकि आप वहाँ पे आके नोट्स ले सके हमसे। वहाँ पे नोट्स हम डेली जो आज पढ़ाया उसका नोट्स वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाया कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ अभी एक वीडियो आया। जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपको अगर नोटिफिकेशन का वो बेल हमें पता है, वो हम क्लिक किए हुए हैं, तो हमें नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ अभी सर ने एक और वीडियो डाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम का यूज़ करते हैं। बाय, टेक केयर।